हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, बट इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। मेनली हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ये आपको 9 कंसेप्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूल, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल सकता है कि 9 के 9 कंसेप्ट हैं जो इनको एक्सप्लेन करो, या फिर शॉर्ट नोट भी मिल सकता है, ओनली एक पूछ लेगा, कोई सा भी इंडिविजुअल कंसेप्ट पूछा जा सकता है आपसे 4 या 5 नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये आपको यहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर हम फोकस करेंगे, कंसेप्ट्स वाला जो टॉपिक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी वीडियो की जो बेनिफिट होंगे आपके लिए वो बता दूं। यहाँ से एक तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, 9 के 9 लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात आती है प्रेजेंटेशन की। आपको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए हैं, हेडिंग बनाई गई है, इनके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। तो यहाँ से ये आपकी प्रेजेंटेशन का पता लगेगा आपको कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है इन कंसेप्ट्स को एग्जाम में। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए। अगर आप किसी भी कंसेप्ट को दो लाइन्स में याद करोगे तो वो आपके पास मटेरियल नहीं होगा एग्जाम में ज़्यादा लिखने के लिए, तो यहाँ से आपका वो भी कवर हो जाएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हम मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी नीड्स पढ़ेंगे, उसके बाद कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर सारी कंपनियां अपने रूल्स, अपने अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करती हैं, अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, तो वो जो कंपनी के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड हैं, कंपनी उनको अंडरस्टैंड कर सकती है। जिस पर्सन ने बनाया वो पर्सन भी उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। बट जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए वो रिकॉर्ड्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल नहीं रहेंगी अगर कंपनी अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो इसलिए अगर आउटसाइडर्स का क्यों रिकॉर्ड को देखना जरूरी है, तभी तो इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के अंदर, अगर उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता होगा। तो अगर कंपनी अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेगी तो वो किसी के और के लिए हेल्पफुल नहीं होंगे, इवन की कंपनी के लिए भी हेल्पफुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से कंपनी की ट्रू एंड फेयर पोजीशन का पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी कंपनी रिकॉर्ड मेंटेन करे, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज का सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती हैं। और दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इन्हीं रूल्स को, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को, रेगुलेशंस को क्या बोला जाता है? गैप बोला जाता है शॉर्ट में। गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये है गैप, जिसके अंदर आपको रूल्स दिए गए होंगे, स्टैंडर्ड लैंग्वेज दी होगी कि किस तरीके से आपको, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स को मेंटेन करना है। उसके बाद आता है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तीनों का मतलब सेम है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का। फर्स्ट यहाँ पर इसका फीचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, फ्लेक्सिबल हैं एंड जनरली एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर आपको फीचर्स के 4 पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से भी आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा गैप के बारे में। इसके बाद आता है नीड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड्स क्यों हैं? द रिलायबल एंड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन आर मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अगर गैप के प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अकाउंट मेंटेन किए गए हैं तो वो रिलायबल होंगे, और जो उनके द्वारा इंफॉर्मेशन निकाली गई है वो कंपेयर कर सकते हैं हम। कंपनी अपने साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने पिछले ईयर में और अब के ईयर में क्या प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया है, और दूसरी कंपनियों के साथ भी कंपेयर करना ईजी होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। दीज रूल्स ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये रूल्स यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। कंसिस्टेंसी मीन्स सेम मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम, बार बार चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हम गैप के प्रिंसिपल्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो चेंज होने के कोई चांस नहीं है। उसके बाद थर्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन डिटेक्ट एरर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एरर को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर।
काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेनली इनको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट होते हैं इसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड एजम्पशंस, और सेकंड होती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हम यहाँ पर मेनली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अकाउंटिंग एजम्पशंस भी बोला जाता है। अगर आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट की जगह एजम्पशन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग सेम है। आपको वही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं जो कंसेप्ट में, एजम्पशंस और कंसेप्ट में सेम एक्सप्लेन करना है। कंसेप्ट्स क्या होते हैं? These concepts are made in order to make the accounting language same meaning to all people and to make it more meaningful। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट किस लिए बनाए गए हैं? अकाउंटिंग लैंग्वेज का सेम मीनिंग हो सभी पीपल के लिए और सेम तरीके से वो मीनिंगफुल हो, इसलिए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बनाए गए हैं। अब हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो दिए गए हैं 9, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये मैंने लाइन टू लाइन लिख दिए यहाँ पर सबसे पहले कि ये 9 कंसेप्ट्स हैं हमारे पास। आप इनको डायग्राम की फॉर्म में भी लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकंड कंसिस्टेंसी, एक्रूअल कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, 7th है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, एंड 9 है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आप उसे कंटिन्यूटी में रखोगे, आप उस बिज़नेस को बंद नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि आपने अब बिज़नेस स्टार्ट किया और अगले साल आप उसको बंद करने की सोच रहे हो, ऐसी सोच से बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने एक बार बिज़नेस एग्जिस्ट कर लिया तो वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किया है कि वो फ्यूचर में लॉन्ग रन करेगा, इसलिए आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स की रिकॉर्डिंग से के रिगार्डिंग आ सकती है प्रॉब्लम। आउटसाइडर जो पार्टीज़ होती हैं एंटर करती हैं कंपनी के अंदर, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों है जरूरी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करना। फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप फिक्स्ड एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हो? अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो तो आप अच्छे से फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो। कैसे? आपने कोई बिजनेस में अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी, मान लो मशीनरी खरीदी, आपने वो मशीनरी खरीदी, अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे तो आप उस मशीनरी को जिस साल आपने खरीदी है उसी साल का एक्सपेंस दिखाओगे, जिस साल आपने उसको परचेज किया है। अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे तो वो आपका उसी साल का एक्सपेंस होगा। तो इससे क्या होगा, उस ईयर में आपके जो प्रॉफिट है उनके ऊपर बर्डन हो जाएगा। आपने इतनी बड़ी परचेज कर ली, इतनी बड़ी फिक्स्ड एसेट्स एकदम से परचेज कर ली, तो उस साल का आपका लॉस शो होगा। तो यहाँ पर आपकी ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं बनेगी कंपनी की। तो इसी वजह से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आपने अगर कोई मशीनरी खरीदी है, अगले 10 साल के लिए खरीदी है, मान लो आप यहाँ पर अपना बिजनेस है जो लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो कि हमें लंबे टाइम तक अपना बिजनेस चलाना है, तो यहाँ पर आपने जो मशीनरी परचेज़ की है 10 साल के लिए परचेज़ की है, तो जो कॉस्ट होगी मशीनरी की वो अगले 10 सालों तक स्प्रेड हो जाएगी। तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना हर साल सही रहेगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे वो मशीनरी की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग स्प्रेड हो जाएगी हर साल। ये हो गया फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। सेकंड आता है एंट्री ऑफ आउटसाइडर पार्टीज। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और किस पर्पज से स्टार्ट किया कि हमने अगले साल या फिर अगले 2 साल के बाद हमें उसे बंद करना है, तो कोई भी आउटसाइडर पार्टीज आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अपना बिजनेस 1 साल में बंद कर रहे हो, 2 साल में, हो सकता है कभी भी बंद कर दो। तो आउटसाइडर पार्टीज तभी एंटर करेंगी आपके बिजनेस में, तभी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी अगर आप उसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करते हुए लॉन्ग टाइम के लिए उसे एग्जिस्ट कर रहे हो, और तभी वो आपको लोन देने के लिए, आपके डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए एंटर होंगे। अब आता है थर्ड पॉइंट प्रीपेड एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने पहले ही कर दिए, जिनकी पेमेंट आपने एक्सपेंसेस की पहले ही कर दी, बट जो उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट है वो आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही आप प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हो कि हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में करेंगे, उनके लिए हम पहले ही एक्सपेंस कर रहे हैं, तो इसलिए आप प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हो और इसे शो किया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में।
नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट इसी के अंदर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से क्लासीफाई कर सकोगे कि कौन सी एसेट करंट एसेट है, कौन सी फिक्स्ड एसेट्स है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के बीच भी क्लासिफिकेशन करना ईजी होगा। सेकेंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं पहले आपको ऐसे ही बता दूं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपने कोई एक मेथड पहले यूज़ कर लिया अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, तो आप ईयर टू ईयर उसी कंसेप्ट को, उसी मेथड को फॉलो करते रहोगे, बार बार उसको चेंज नहीं करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इसका, दिस कंसेप्ट से दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये वही बात है कि आपने एक बार जिन प्रिंसिपल्स का, मेथड्स का यूज़ कर लिया अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते टाइम, वो कंसिस्टेंट रहेंगे फ्रॉम ईयर टू अनदर ईयर, साल दर साल वो सेम रहेंगे, उनमें चेंज नहीं होगा, आप उसे ईयर टू ईयर चेंज नहीं करोगे। ऐसा नहीं, हम जैसे कि डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार हमने सिंपल मेथड का यूज़ कर लिया, अगली बार साल हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज़ कर लिया, तो इससे आपकी वही बात होगी कि ट्रू एंड फेयर पोजीशन निकल कर नहीं आएगी अगर आप हर साल चेंज कर रहे हो मेथड का। सेकंड पॉइंट है इसका बेनिफिट क्या होगा, ईजियली कंपेरेबल। अगर आप कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो, सेम मेथड यूज़ कर रहे हो हर साल, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। द मैनेजमेंट कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिफरेंट पीरियड की बैलेंस शीट को मैच कर सकती है, कंपेयर कर सकती है। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फॉलो किया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि अगर फर्म अडॉप्ट करती है डिफरेंट प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग पीरियड में, तो जो प्रॉफिट होगा करंट पीरियड का विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। ये हमने पहले ही बोल दिया था। फोर्थ पॉइंट है इफ़ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मेथड the once chosen will be followed year after year. Likewise, the method of stock valuation provisions of bad debts should remain consistent. Otherwise, the decision taken on the basis of account will be misleading. तो ये भी वही पॉइंट आ गया। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन वाले मेथड का, यहाँ पर आ गया मेथड स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, किसी भी टाइप का प्रिंसिपल मेथड यूज़ कर रहे हो, वो सेम रहेगा। अदरवाइज जो आपका डिसीजन होगा वो मिसलीडिंग होगा अगर आप सेम यूज़ नहीं कर रहे। बट यहाँ पर हमने बार बार बात की कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सेम मेथड लगेगा, चेंज नहीं करोगे। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में लिखा गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को फॉलो करते टाइम अपने मेथड्स को, प्रिंसिपल को कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ज़रूरत लगे अपने बिजनेस की सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप मेथड्स को चेंज कर सकते हो, बट बार बार चेंज नहीं कर सकते। और जब कंपल्सरी होगा चेंज करना तभी आप चेंज करोगे। थर्ड कंसेप्ट आता है यहाँ पर एक्रूल कंसेप्ट। एक्रूल कंसेप्ट क्या है, अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज दे आर इनकर्ड। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप रिवेन्यू को, एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड कर दोगे जब वो इनकर होते हैं। यहाँ पर आप एक्रूल कंसेप्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूल बेसिस अकाउंटिंग। हम दो टाइप से अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग को और एक्रूल बेसिस अकाउंटिंग को। अब कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, मान लो आपने सेल की, तो आप कैश बेसिस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करोगे जब आपको सेल किया आपने और उसकी अमाउंट पे आपने पेमेंट रिसीव कर ली, तब आप कैश बेसिस में करते हो। बट एक्रूल में क्या होता है, आपने सेल की तभी एंट्री डाल दी कि हमारी सेल हो गई। तो एक्रूल कंसेप्ट भी यही कंसेप्ट है कि जब भी रिवेन्यू और एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तभी आप रिकॉर्ड करते हो उनको, भले ही आपको उसकी पेमेंट रिसीव हुई हो या फिर आपने पेमेंट उसकी करी हो ना करी हो, ये मैटर नहीं करता। बट जब भी रिवेन्यू और एक्सपेंस इनकर हो गए तभी रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी। तो फर्स्ट आता है इसका पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी नो actual expenses and actual income during a period. It provide more appropriate information about the performance of business enterprise as compared to cash basis. तो accrual concept क्या concept है, जो cash basis concept से better आपकी performance को दिखाता है, better appropriate information provide करता है आपकी business enterprise की।
सेकंड पॉइंट आता है एक्रूल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये रिवेन्यू पर भी और एक्सपेंसेस पर भी इक्वली अप्लाई होता है, भले ही आपने रिवेन्यू हुए हों एक्सपेंसेस हुए, जब इनकर हो गए दोनों में से कोई भी, रिवेन्यू हो एक्सपेंसेस हो, इक्वली अप्लाई होगा, तभी आप उनकी रिकॉर्डिंग कर दोगे। या मैंने सेल का एग्जाम्पल दिया था, आगे वही एग्जाम्पल आ गया। इन एक्रूल कंसेप्ट रिवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड एंड कैश इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। सेल जब भी करी जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाती है एक्रूल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, भले ही आपको उसका कैश रिसीव हुआ हो, ना रिसीव हुआ हो, पहले ही रिसीव हो गया हो या फिर फ्यूचर में रिसीव होने वाला हो। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग पीरियड वेदर द कैश इज पेड फॉर दैम और नॉट। Thus, to find true profit and loss of accounting period and to show the true financial position of enterprise at the end of accounting period, all expenses or income are recorded whether cash has paid or received or not. एक्रूल कंसेप्ट को हम मैचिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। एक्रूल कंसेप्ट का दूसरा नाम है मैचिंग कंसेप्ट। तो यहाँ पर आपका एक्रूल कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड कंसेप्ट आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो कि बिजनेस और ओनर सेपरेट हैं। बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मीनिंग। According to this concept, business is treated as a unit separate and distinct from its owner, creditors, manager and others. इस concept के according जो business है उसको एक separate entity, distinct entity ट्रीट किया जाता है। किन से? ओनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से, अदर्स, मतलब जितने भी पर्सन उस बिज़नेस में एंगेज्ड हैं, बिज़नेस उन सब से अलग है, भले ही वो उसका ओनर हो, क्रेडिटर हो, मैनेजर हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, बिज़नेस उन सब से अलग एंटिटी है। और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते टाइम हम जब भी बुक्स को मेंटेन करते हैं, ये आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कम्प्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स प्रोप्राइटर। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते टाइम हम जब भी बुक्स को मेंटेन करते हैं तो हम उनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन की गई है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फर्म के, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हमने ऊपर बोला कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो ओनर है उसको क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। तो ये मान लिया जाता है कि जो बिजनेस है उसने बोरो की है फंड को, कहाँ से? उसके ओनर से। ओनर को हमने यहाँ पर क्रेडिटर मान लिया, तो वो कैपिटल क्या बन जाएगी बिजनेस के लिए? बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाएगी कैपिटल। यहाँ पर ओनर क्रेडिटर मान लिया जाता है और जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उसको, उसके द्वारा उसको लाइबिलिटी मान लिया जाता है। ये माना जाता है कि बिजनेस ने किसी आउटसाइडर से फंड को बोरो करने की बजाय ओनर से फंड को बोरो किया है। और इसी के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी प्रोवाइड करते हैं ओनर को एंड ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। और इंटरेस्ट और ऑन कैपिटल को बिजनेस का एक्सपेंस लेकर चलते हैं, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट हैं। अब आगे आता है यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। According to this concept, only those transactions are recorded in accounting which are expressed in the terms of money। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि ओनली हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिनको मनी की फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा अदर ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी की फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते, जिनकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इट बिकम ईजियर टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ वन पीरियड टू अनदर। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का यहाँ पर बेनिफिट दिया गया आपको सेकंड पॉइंट में कि यहाँ से क्या होगा, अगर आप मनी मेजरमेंट कंसेप्ट फॉलो करते हो तो आप रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हो, एक पीरियड के रिजल्ट को दूसरे पीरियड से कंपेयर कर सकते हो। The principles or event which cannot be expressed in term of money is not recorded in accounting book। तो वो principles, वो events जिनको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओनली उन्हीं टर्म रिकॉर्ड होंगी जिन्हें मनी की फॉर्म में शो किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एंटरप्राइज। जो मनी की वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के ट्रू एंड फेयर व्यू को।
फिफ्थ पॉइंट आता है टर्म्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड। कौन कौन सी टर्म्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे कि क्वर्ल होगी कोई भी मैनेजर्स के बीच में क्वर्ल, उन्हें हम उस क्वर्ल का क्या होगा, हमें नुकसान होगा। मैनेजर्स के बीच में कोई क्वर्ल हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसका हमें क्या होगा, नुकसान होगा, बट हम उसे मनी की फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते कि कितना नुकसान होगा, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी। डज नॉट रिकॉर्ड बिगनिंग ऑफ कोई स्ट्राइक, या फिर कॉम्पिटिटर हमारे से बेटर प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया है, तो ये सब टर्म्स को हम मनी की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। तो आगे आपको एक यहाँ पर ये छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा दिया कि ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होंगी और वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन कौन सी है, सेल्स और परचेज, जिसे आप मनी फॉर्म में शो कर सकते हो। कोई भी एक्सपेंस किया आपने या फिर रिवेन्यू हुआ है आपको, तो उसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वैल्यू ऑफ एसेट्स, कोई आपने एसेट्स परचेज किया, सेल की, उसे आप शो कर सकते हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट, कोई रिसिप्ट हुई बिजनेस में या फिर कोई पेमेंट की गई, उसे आप शो कर सकते हो। तो ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। नॉट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है क्वर्ल एंड स्ट्राइक, कोई मैनेजर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई क्वर्ल हुई, कोई स्ट्राइक हुई, तो इनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि मनी की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों के बीच में क्लासीफाई कर दिया, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। हेल्थ ऑफ डायरेक्टर, मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वर्कर्स एफिशिएंसी, अगर हमारे बिजनेस में एफिशिएंट वर्कर है, हमें क्या पता उसका हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, हम उसे एग्जैक्ट मनी की फॉर्म में नहीं शो कर सकते। तो ये हो गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। वही ट्रांजैक्शन आएंगी जिन्हें मनी की फॉर्म में शो किया जाएगा, अदरवाइज कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। सिक्स्थ आता है यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो यूजर कौन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कंपनी के अकाउंट इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी सभी यूजर्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो जो भी यूज़र होते हैं उन्हें फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर बिजनेस के रिजल्ट की जानकारी लेनी होती है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस आती है सामने। तो सेकंड पॉइंट है द एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब ऐसा तो है नहीं बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहा है, बट हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो हमें फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स पर बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना होता है। तो इसी वजह से जो बिजनेस की एंटायर लाइफ है, एंटायर टाइम पीरियड है बिजनेस का, उसे स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके लिए मेनली अडोप्ट किया जाता है 12 मंथ का टाइम पीरियड। जो भी आप अकाउंट मेंटेन करते हो उसके लिए 12 मंथ का टाइम पीरियड अडोप्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ अ बिजनेस हैज कंपल्सरी टू अडोप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो हम कौन सा ईयर लेते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं हम इसे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर ये हम इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो हमारा कैलेंडर ईयर है उसके अकॉर्डिंग भी हम मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट को। जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो हमारा होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक का, बट यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स अमेंडेड एक्ट के अकॉर्डिंग है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। Apart from this, companies whose shares are listed on stock exchange are required to publish quarterly result to depict the profitability and financial position at the end of the 3-month period. तो जो listed हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स, उन्हें क्वार्टरली पब्लिश करना होता है एट द एंड ऑफ 3 मंथ टाइम पीरियड, तो ये भी फॉलो किया जाएगा। सेवंथ आता है कोस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। दोनों का सेम मीनिंग है, कोस्ट कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है, हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट भी सेम एक्सप्लेन करना है आपको। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एसेट्स हैं वो आपकी रिकॉर्ड की जाएंगी एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। जिस प्राइस पर आपने उनको एक्वायर किया है, परचेज किया है, एसेट्स आपकी उसी प्राइस पर रिकॉर्ड की जाएगी। दिस कोस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स सिंस द कोस्ट रिलेटेड टू पास्ट इट रेफर टू एज हिस्टोरिकल कोस्ट। ये कोस्ट हमारी पास्ट से रिलेटेड होती है तो इसलिए इसको हिस्टोरिकल कोस्ट बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट है दिस कोस्ट इज द बेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने कोई भी एसेट परचेज की तो आप उसको कोस्ट पे ही शो करोगे जिस पर आपने उसे एक्वायर किया है, परचेज किया है, जिस प्राइस पर उसी पर शो करोगे। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इफ अ बिजनेस एंटिटी परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज़
20 लाख इट वुड बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स एट दिस फिगर। तो जितने में आपने परचेज किया है बिजनेस, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की हो, प्लांट परचेज किया हो, मशीनरी परचेज की हो, कोई भी एसेट परचेज की हो, जितने में आपने परचेज किया है उसी में दिखाओगे आप, उसी अमाउंट पर दिखाओगे आप बुक्स में उसको। उसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू पर हम क्यों नहीं शो करते, क्योंकि मार्केट वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, तो हम उसको शो नहीं करेंगे। अब बिल्डिंग आपने आज खरीदी, आज वो हो सकता है 20 लाख की हो, पहले वो 10 लाख की थी, हो सकता है फ्यूचर में अगले साल वो 30 लाख की हो जाए, तो इसलिए हम मार्केट वैल्यू शो नहीं कर सकते। जिस प्राइस पर हमने उसे परचेज किया है एट कॉस्ट पर हम उसे शो करेंगे। However, the cost concept or historical cost concept does not mean that asset will continuously shown at that price for long as the business entity owns them। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है इस पॉइंट का कि इस कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉन्टीन्यूटी में जितने में आपने खरीदी आप उसी पर शो करोगे। अभी ऊपर हमने बात की थी बिल्डिंग परचेज करने की, आपने बिल्डिंग चाहे 2 लाख की खरीदी हो, 20 लाख की, कितने की भी खरीदी हो, ये नहीं कि आप उसको कॉन्टीन्यूटी में उसी प्राइस पर शो करोगे। हम उसको स्टार्टिंग में कॉस्ट पर शो करते हैं, मार्केट वैल्यू पर शो नहीं करते। बाद में हम उसको मार्केट वैल्यू पर शो नहीं करेंगे। बट आपने उस मशीनरी का, उस बिल्डिंग का यूज़ किया तो उसमें कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट हुआ होगा, कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ होगा, तो उसी रिड्यूस को आप क्या करोगे, उसकी अमाउंट से ईयर टू ईयर रिड्यूस करते रहोगे, डेप्रिशिएशन को चार्ज करते रहोगे। एंड दी एसेट्स आर सोन इन दी बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिशिएशन, और उस एसेट्स को आप ईयर टू ईयर बैलेंस शीट में डेप्रिशिएशन को लेस करते हुए शो करते रहोगे, और आपका डेप्रिशिएशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 8 आता है यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन के लिए ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैचिंग कंसेप्ट स्टेट दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर अ बिजनेस टू कीप ट्रैक्स ऑफ इट्स एक्सपेंसेस एज वेल एज इट्स रिवेन्यू। तो यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम मैच करके लिखते हैं हमारे रिवेन्यू को और एक्सपेंसेस को, एक ट्रैक में लिखते हैं बिजनेस टू कीप ट्रैक ऑफ इट्स एक्सपेंसेस एज वेल एज इट्स रिवेन्यू। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मस्ट मैच ओवर द सेम पीरियड। सेम पीरियड के इनकम और एक्सपेंडिचर को मस्ट मैच करके लिखा जाता है। फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसाइडर्ड व्हाइल मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू। व्हेन एन आइटम ऑफ रिवेन्यू इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट वेदर पेड और नॉट शुड बी शोन एज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी हमने कोई रिवेन्यू को इंक्लूड किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जितने भी एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं, चाहे उनकी पेमेंट की गई हो ना की गई हो, उन्हें भी हम इंक्लूड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकेंड पॉइंट है व्हेन सम expenses say insurance premium is paid partially for the next year also, the part relating to next year will be shown as expense only for the next year not that year। अगर हमने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है पार्शली फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब कि कुछ हमने हिस्सा इस साल नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, तो जो भी पार्ट रिलेटेड है प्रीमियम का नेक्स्ट ईयर से, उसे नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस शो किया जाएगा, इस साल का एक्सपेंस शो नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टुगेदर विद एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो जो इस साल का अनसोल्ड स्टॉक है वो अगले साल में कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा, एज दीज गुड्स विल बी सोल्ड ओनली ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड। क्योंकि ये जो गुड्स हैं, अनसोल्ड गुड्स हैं, वो अगले टाइम पीरियड में, अगले अकाउंटिंग पीरियड में हम सेल करेंगे उनको, जो अनसोल्ड रह गया। द क्लोजिंग स्टॉक इज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक। ये हम अकाउंट को मेंटेन करते टाइम देखते हैं कि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, अनसोल्ड स्टॉक होता है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो वो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। फिफ्थ पॉइंट है सिमिलरली इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडिड इन रिवेन्यूज एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यू। नाइन्थ आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मीन्स डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट। मतलब कोई भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, एक साइड हम उसको डेबिट करते हैं, एक साइड उसको क्रेडिट करते हैं, तो ये हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है, इसलिए इसे ड्यूअल एस्पेक्ट बोला जाता है।
और दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। या डबल एंट्री सिस्टम पूछा जाए या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पूछा जाए, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, तो आप सेम लिखोगे, डबल एंट्री सिस्टम का भी मीनिंग यही है और ड्यूअल एस्पेक्ट का भी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दी टू साइड ऑफ बैलेंस शीट और ऑलवेज इक्वल। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम ड्यूल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो हम बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं उसकी दोनों साइडें इक्वल होती हैं। जो बैलेंस आता है लास्ट में वो दोनों साइड का इक्वल होता है बैलेंस शीट का बैलेंस। एसेट्स इक्वल होती हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, और कैपिटल इक्वल होगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अगर हमें कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। Whenever a transaction is to be recorded, it has to be recorded in two or more account to balance the equation। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है तो वो हम दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स में शो करते हैं। तो यहाँ से आपका ये कंसेप्ट्स का टॉपिक क्लियर हो गया। 9 कंसेप्ट्स हैं और आई थिंक आपके लिए यहाँ से मटेरियल बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको लिखने के लिए।